अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर हम देखें तो साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की उनको जो हाई कोर्ट से ज़मानत मिली, उसके बाद अब उनकी वतन वापसी में कोई रुकावट बाकी नहीं रही और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कल वतन वापस आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो नवाज शरीफ की शानदार इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा जो मियाँ साहब का किया जाएगा। लेकिन मियाँ साहब को अदालत से मिलने वाले रिलीफ और उनकी वतन वापसी के हवाले से भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी भी इस मामले पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ जो है रख रही है और दीगर जमातें भी जिसमें JUI भी शामिल है, ANP भी शामिल है, वो भी इस पर कई सवालात उठा रहे हैं। इसी मामले पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी साहब ने हमें बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त जैसे हमने जिक्र किया कि मियाँ साहब को जो अदालत से रिलीफ मिला या वो जो वतन वापस आ रहे हैं, उस पर कई सवालात भी उठ रहे हैं। ना सिर्फ आप बल्कि JUI और ANP भी सवालात उठा रही है। तो आप समझते हैं कि उनकी वतन वापसी पर जो उठने वाले सवालात हैं वो दुरुस्त हैं, वो जायज़ हैं? शुक्रिया नादर गुरमानी। देखिए, बात यह है कि ये तो बग़ैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नजर आती है जो नवाज शरीफ साहब को मिली है। अच्छा। इस किस्म की प्रेसिडेंट ऑलरेडी तो मौजूद नहीं। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को या एक्यूज को वो तो प्रोटेक्टिव बेल मिलती रही है, लेकिन जो कन्विक्टेड है उसको तो कभी पहले हमने नहीं सुना। लेकिन इसकी बुनियादी बात है नाज़र कुरबानी की जिस ऑर्डर के जरिए वो बाहर गए जी, वो ऑर्डर जो था वो उसकी जो सजा थी वो एक मुतय्यन मुद्दत के लिए सस्पेंड हुई, 4 हफ्ते के लिए जी। उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 4 हफ्ते के लिए वो इलाज के लिए बाहर जाएंगे, वापस आएंगे, चाहे वो सेहतियाब होते हैं या नहीं होते हैं, वापस उनको जेल जाना था। अच्छा, सही। उस पर यह भी नहीं लिखा हुआ कि वो 4 हफ्ते बाद अदालत में आके उस ऑर्डर में कत्ल नहीं है, वो ऑर्डर सामने रखे जी। उस ऑर्डर में जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो इस कोर्ट ने जो पुराना ऑर्डर है उसे उनको बेल दे दी, प्रोटेक्टिव बेल दे दी। इस कन्विक्टेड का प्रोटेक्टिव बेल का कंसेप्ट तो कोई नहीं है। और फिर जिस अंदाज से नैब का प्रोसिक्यूटर का वहाँ मौजूद होना, पहले दिन जिस दिन फाइल होती है उस दिन कहना मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, बाद ही अभी भी जो जज साहब ने ऑर्डर किया वो उन्होंने कहा हम सिर्फ इस बुनियाद पे ये प्रोटेक्टिव बेल दे रहे हैं कि नैब ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, इस पर एतराज नहीं किया। तो नैब इंस्ट्रूमेंटल है फैसिलिटेट करने के लिए। तो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट के मतहत तो आता है नैब। तो माशाल्लाह नून लीग वाले बिल्कुल महारत रखते हैं अदालतों से रिलीफ लेने की और उनको रिलीफ मिलता रहा। 9 साल के बाद भी अपील उनकी लग जाती है, फिर वो बरी भी हो जाते हैं। तो ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उनका ये है कि वो फैसिलिटेट होते रहे और अभी भी बाजार तो। लेकिन एक बात जरूर है कि 24 को उनको फिर पेश होना है। मेरिट पे क्या कोर्ट डिसाइड करती है ये तो भी देखना पड़ेगा। तो बुखारी साहब, हम ये कह सकते हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो भी मियाँ साहब की वतन वापसी या उनके इस्तकबाल या उनको फैसिलिटेट कर रही है इस सारे मामले में? देखिए, बज़ाहिर जिस तरह ये नजर आ रहा है, आप किसी कॉमन आदमी से भी पूछ लें तो बिला शुबा जमानत एक स्वाबदीदी इख्तियार होता है अदालत का जी। अदालत की स्वाबदीद होती है। अब उनके स्वाबदीद पे हम एतराज तो नहीं कर सकते अदालत ने स्वाबदीद क्यों इस्तेमाल की, लेकिन जो मौकफ नैब का था उसमें तो क्वेश्चन मार्क है, उसमें तो सवालिया निशान है कि नैब ने कहा जी हमें इतराज ही कोई नहीं। बात ये थी कि मैं फिर बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे आप डिस्कशन कर रहे हैं मीडिया पे, तो मेरा सिंपल सवाल है कि जिस ऑर्डर के नीचे बाहर निकले अदालत जेल से उस ऑर्डर को सामने रख लो। सजा सस्पेंड 4 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते से एक दिन भी ऊपर हो तो वो जो जजमेंट थी वो गैर मौसर हो जाती। बिल्कुल। लेकिन बुखारी साहब, अगर आप देखें तो जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया, दीगर जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा, उनके भी ये बयानात आए हैं कि मियाँ साहब की वापसी जो है वो किसी डील का नतीजा है। पीपल्स पार्टी समझती है कि मियाँ साहब की वापसी जो है वो किसी डील, किसी समझौते के तहत है। मैं समझता हूँ खैर उनके पास, स्पीकर साहब के पास या उनको इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के रिलीफ मिल रही है तो उससे तो नजर आता है कि इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। उससे तो यही नजर आता है ना, कॉमन आदमी क्या सोचता है।
तो कॉमन आदमी जो पाकिस्तान का शहरी है वो ये सोचता है कि मियाँ साहब पे नवाजिशें हो रही हैं, 2009 में भी हो गई थी, अभी भी हो रही हैं। तो सर ये इसमें सिर्फ निगरान हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट कर रही है, आप समझते हैं कि कुछ दीगर जो कुव्वतें हैं वो भी कर रही हैं? दीगर कुव्वतें अगर उनका कोई किरदार हुकूमत में है तो वो भी कर रही हैं। अच्छा, लेकिन इसी के साथ साथ बुखारी साहब, आप बतौर सीनियर कानूनदान अगर हमें बताएं कि जो 24 तारीख की एक डेट दी गई है उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? क्या मियाँ साहब के लिए कानूनी तौर पर कोई मुश्किलात बढ़ेंगी, या ये जो हल जो एक रिलीफ है, आप समझते हैं कि ये आर्जी हल जो रिलीफ है, या आप समझते हैं कि ये मुस्तकिल रिलीफ होगा और 24 के बाद भी कोई मियाँ साहब के लिए मुश्किलात कानूनी तौर पर पेश नहीं आएंगी? देखिए, ये बज़ाहिर तो ये देखे ना, बज़ाहिर तो ये एक अबूरी मुद्दत के लिए है जी। अल्टीमेटली तो फिर अभी इनकी अपील ही डिसमिस हुई है। जो अपीलें इनकी थी दोनों केसेस में, अल-अज़ीज़िया में और एवन फील्ड में, वो अपीलें जिसकी बुनियाद पर ये सजा सस्पेंड करवाना चाहते हैं। जब अपील मौजूद नहीं तो सजा सस्पेंड का क्या तरीका हो या प्रोडक्टिव बेस? देखिए ना, एक चीज अभी सब जुडिस ही नहीं है, अदालत की रूबरू ही नहीं है। अदालत एक फैसला दे चुकी है कि उनकी अपीलें खारिज हो चुकी हैं। जब अपीलें खारिज हो चुकी हैं उसके बाद फिर बेल की क्या कंसेप्ट है? सही। और फिर अभी मेरिट पे आप आएंगे, पहले तो फिर वो दरखास्त देंगे, अपीलें बहाल कराएंगे। सही। अगर वो बहाल नहीं होती, आप अपील फाइल करते हैं तो वो टाइम बार्ड होगी। तो इसलिए पहले तो अपनी अपील को रेस्टोर करवाएं। अगर अदालत रेस्टोर करती है फिर मेरिट पे डिसाइड करेगी। ठीक है, लेकिन बुखारी साहब इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जो जितना अरसा मियाँ साहब बाहर रहे, जो एक गैप पैदा हुआ पॉलिटिकली अगर हम बात करें, तो बतौर सीनियर सियासतदान आप क्या देख रहे हैं? क्या मियाँ साहब अगर वापस आ रहे हैं तो आप समझते हैं कि उनके पास कोई ऐसा कुछ अवाम को सुनाने के लिए, बताने के लिए कोई नैरेटिव होगा, आप समझते हैं, या आप समझते हैं कि बहुत बड़ा खाल जो है वो पैदा हो चुका है ये एक खिला की अगर हम बात करें तो? देखिए, अगर तो मियाँ साहब के पास कोई अलादीन का चिराग है तो फिर तो जिस तरह उनकी पार्टी उनकी बेटी दावे करती है, उनके पार्टी को इंतजार करते हैं कि सोमवार से सारे मामला ठीक हो जाएंगे, तो फिर तो अलादीन का चिराग है, फिर तो बंदा सोच सकता है। लेकिन अलादीन का चिराग है नहीं उनके पास। लेकिन बुखारी साहब, और ये जी मईशत को स्टेबिलिटी देना टाइम लगेगा, और ये कौन स्टेबिलिटी दे सकेगा वो देख ले। लेकिन बुखारी साहब, अगर नून लीग दावा कर रही है तो आप समझते हैं कि उनके पास कोई ना कोई हिकमत अमली, कोई लाए अमल तो होगा? हाल ये दावे करने से पॉलिटिकल फोर्सेस और पॉलिटिकल पार्टीज दावे करती हैं। बात है परफॉर्मेंस की जी, समझ आ गई जी। तो परफॉर्मेंस बताती है किस जमात का क्या किरदार रहा है। लेकिन बुखारी साहब, फिर आप मियाँ साहब को अगर देख लें तो वो तो गिनवाते हैं कि मोटरवे उन्होंने बनाई, दीगर जो मंसूबे हैं वो हमने बनाए। अब भी नून लीग अगर इक्तिदार में आती है तो मईशत भी बेहतर हो जाएगी, अवाम को रिलीफ भी मिलेगा। अवाम को रिलीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया जी। आपको बुनियादी बात बता दूं कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ी ना, वो किसी के दौर में नहीं बढ़ी। और जब तक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो बेहतर नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती, आपकी इंपोर्ट्स कम नहीं हो सकती जी। और जब तक आपकी इंपोर्ट्स कम नहीं होगी, आपके पास डॉलर सेविंग नहीं होगी। तो आप अगर पैसे गंदम पे खर्च करते हो, आप ऑलिव ऑयल पे, ऑयल सीड पे करते हो, आप अगर वो पाम ऑयल करते हो, आपको डॉलर चाहिए ना। बिल्कुल। अगर यही चीजें आप अपने मुल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो मस्टर्ड ऑयल आज सबसे बेस्ट है। जो डॉक्टर्स भी कहते हैं पाकिस्तान में सरसों बेशुमार है, सरसों उग सकती है, सरसों का तेल इस्तेमाल हो सकता है, हमें आपको पाम ऑयल की जरूरत नहीं रहेगी। सही। लेकिन बुखारी साहब, एग्रीकल्चर पे जोर देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। बुखारी साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू जारी रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बुखारी साहब, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अब मियाँ साहब का पाकिस्तान वापसी के बाद आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जो मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि वो अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं, आप मियाँ साहब को अगला वजीर आजम बनते हुए देख रहे हैं? मैं तो अगला वजीर आजम बिलावल को बनता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा। हर जमात का कारकुन, उहदेदार
वो अपनी जमात के सरबराह के लिए सोचता है ना। मैं क्यों सोचूं मियाँ नवाज शरीफ मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, मैं तो अपने लीडर के बारे में सर उनकी कोशिशों को मद्देनजर रखते हुए आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए जी, वो आप अपना सियासी किरदार अदा करेंगे तो पता चलेगा। अभी तक तो उनका फिलहाल तो कोई किरदार नहीं है। तो सर अगर आपकी सीटें कम होती हैं, अगर पंजाब की हम बात करें, अगर वहां से आप बिलावल साहब अगर वजीर आजम बनेंगे तो आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में जरूरत तो पड़ेगी, फिर क्या पीटीआई और नून लीग से भी बात हो सकती है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी तो डायलॉग में हमेशा बिलीव करती रही है। पहली बात, वजीर आजम कौन होगा आने वाले इंतखाबात के नताइज बताएंगे। ख्वाहिश करना हर बंदे का राइट बनता है, हर पोलिटिकल पार्टी का ये राइट बनता है जी। और उस पर कोई पाबंदी को कदगन नहीं लगा सकता। मौलाना फजल रहमान भी ख्वाहिश करते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं जी। अच्छा, तो शुजात साहब भी करते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। तो सर ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? सर बुखारी साहब अगर बता दें तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, किसकी फेवर में जाएंगे इंतखाबात और ये सारी चीजें? देखिए जी, आपके सामने है। इसके बाद ज्यादा सीट्स होगी और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस दफा ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी पंजाब में। लेकिन सर आप जब पंजाब में गए, जरदारी साहब के साथ आप भी मौजूद थे, वहां जो लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले थे वो तमाम इलेक्टेबल्स जो हैं हमने देखा कि वो तो नून लीग में जा रहे हैं। साउथ पंजाब की अगर हम बात करें तो एक सिलसिला था, खबरें सामने आई कि वो सिलसिला रुक गया, लोगों ने अब नून लीग ज्वाइन करना शुरू किए। ये सारी स्पेकुलेशंस है जो हमारे पास आए वो हमारे साथ है। हम तो कहते हैं इंतखाबात जल्दी कराओ, ये तो दिगर जमातें नहीं चाहती थी इंतखाबात जल्दी। ये क्यों भाग रहे हैं इंतखाबात से? हम नहीं भाग रहे, हम कॉन्फिडेंट हैं। या ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इंतखाबात को डिले किया जा रहा है, किसी एक पार्टी को बेनिफिट के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। ठीक है, तो ये सर इस वक्त अगर हम देखें तो आपको फिर क्या लगता है, इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार आपने सीईसी में भी किया था, जरदारी साहब को सीईसी ने इख्तियार भी दिया, ये भी खबरें आई कि उन्होंने जो मुतल्लिका हल्के हैं उनसे बात भी कर ली है। तो आप समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से वो अब ख़त्म हो गए? नहीं जी नहीं, ख़त्म नहीं हुए हैं जी। अभी देख रहे इलेक्शन कमीशन ने कल ही बुला लिया है पिटीशन उनके पास, आज चीमा के बारे में और फवाद के बारे में और जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनको बुला लिया इलेक्शन कमीशन। अच्छा, लोग तो इतराज कर रहे हैं कि फेडरल कैबिनेट में भी नून के लोग बैठे हों। बिल्कुल। तो इसी के साथ साथ बुखारी साहब अगर हम बात करें तो ख्वाजा आसिफ का बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त क्यों तनकीद कर रही है, जब वो 16 माह हमारे साथ रहे तो उनको इल्म नहीं था कि अगर ये मैच फिक्स्ड है तो उनको पहले इल्म क्यों ना हुआ? तो आप समझते हैं कि वाकई ये मैच फिक्स्ड था, जो पीडीएम की हुकूमत थी वो किसी की सपोर्ट से बनी और आप उसका हिस्सा बने? कम से कम ख्वाजा आसिफ को समझ आनी चाहिए, पार्लियामेंट में बड़े पुराने हैं। अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ना होता। सही, 84 वोटों से, कौमी असेंबली की वोटों से कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता जी। और इवन अगर एमक्यूएम साथ होती तब भी ये प्राइम मिनिस्टर ना होते। अगर वो जमहूरी वतन पार्टी ना होती तो तब भी ना होते। लेकिन हर वोट काउंट करता है। मेरी बात आप 174 इनके पास थे, 172 रिक्वायर्ड नंबर है, 2 वोटों की अक्सरियत से इनकी तो गवर्नमेंट थी। तो मैच फिक्स क्या था? आप तो मिलते तरले करते थे। तो बात यह है कि उस वक्त हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक बंदे को रिमूव किया। ये सर मिन्नतें शहबाज शरीफ साहब को बनाने के लिए करते थे क्या? ये नून लीग जो मिन्नतें करती थी वो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए? और किसने मिन्नतें की? अच्छा, मिन्नतें ना करते तो हमारे वोट 54 एमएनए थे, अगर वो इनके इत्तेहाद में न होते ये प्राइम मिनिस्टर हो जाते, ख्वाजा आसिफ मिनिस्टर हो जाता। नहीं सर, तो उस वक्त आपकी क्या राय थी कि वजीर आजम कौन हो? और नून लीग ने शहबाज शरीफ का नाम दिया, तो आप क्या चाहते थे उस वक्त? हमने तो इसलिए कहा कि स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा थी, अच्छा, नंबर में ये ज्यादा थे, तो हमने कहा इनका राइट बनता है। लेकिन बुखारी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक क्या आप बताएंगे कि वो मैच फिक्स्ड था? वो मैच फिक्स था कि नहीं था, लेकिन ये जो अभी सूरत हाल है इसमें लगता है कुछ चीजें फिक्स है। अच्छा, लेकिन ये फिर अचानक क्यों, जो आप इत्तेहादी रहे, अब अचानक क्यों मुस्लिम लीग नून आपके ऊपर और आप नादिर कुरबानी, ये बार बार आप सवाल करते हैं मीडिया वाले और बार बार हम जवाब दे चुके हैं। इत्तेहादी रहे तो इत्तेहादी गवर्नमेंट 9 अगस्त तक थे ना जी।
हमारा कोई इत्तेहाद था कि आंदा भी हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सर लेकिन अभी इलेक्शन तो दूर की बात है ना, आप इलेक्शन से पहले ही जो इल्जामात लगना शुरू हो गए हैं पीपल्स पार्टी के लोग। इलेक्शन दूर की बात नहीं है जी, हमारा अपना एक मौकफ है, हमारा एक अपना नैरेटिव है, हम उस नैरेटिव के साथ जाएंगे। और फिर जिस तरह हम देख रहे हैं कि इनको केयर टेकर गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, हम इसलिए कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं मांगती, पीपल्स पार्टी सब जमातों के लिए मांगती है। इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टी। सर पंजाब हुकूमत भी फैसिलिटेट कर रही है। अब मैं समझता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो मरकज में हो जी, उनको नॉन पार्टीजन रोल उनका होना चाहिए, गैर जानबदार रोल होना चाहिए तमाम बातों में। लेकिन बुखारी साहब अगर पीपल्स पार्टी, हमने देखा कि अब नून लीग तो काफी मुतहरिक नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली बताएंगे कि अब अगर आप अवाम में जाते हैं तो पीपल्स पार्टी का नैरेटिव, पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या होगा? हमारा वही मंशूर जो हमने 67 में रखा था जी, जिसपे हमने 70 का इलेक्शन लड़ा, जिसपे हमने 88 का इलेक्शन लड़ा। और आप भी हम समझते हैं कि वो हमारा नारा था ना, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है। आज भूख और अफलास है, आपको उस भूख अफलास के लिए आपको सामने प्रोग्राम देना पड़ेगा। आपने देखा ना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको एक्नॉलेज किया यूनाइटेड नेशन ने, जिसको वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया, ये हमारा दिया हुआ प्रोग्राम है। लेकिन बुखारी साहब एक आखिरी सवाल कि अगर इंतखाबात की तारीख का पीपल्स पार्टी मुसलसल मुतालबा भी कर रही है जब से इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इलेक्शन की तारीख तो सामने नहीं आई, पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या है? क्या आने वाले दिनों में आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी सर आपकी? देखिए ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, ठीक है, ऑलरेडी पिटीशन हैं। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जवाबदेह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी, इस मुल्क के अवाम को भी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 90 डेज की, उन पर अमल दरामद क्यों नहीं किया है इलेक्शन, ये जवाब दे अदालतों में जाए। वैसे सर आपका तज्जिया या तजर्बा क्या कहता है, जनवरी में इंतखाबात आपको नजर आ रहे हैं? हम तो समझते हैं होने चाहिए इंतखाबात, अगर जनवरी में नहीं होते तो फिर हम तो समझते हैं कि ये जो जमहूरी निज़ाम है फिर उसकी बसात आप समझे कि लपेट दी गई है। क्योंकि सर ये भी तो कहा जा रहा है ना कि जनवरी के माह में सर्दियां होंगी, बहुत से इलाकों में मुश्किलात पेश आएंगी, फिर ये भी आ रहा है कि माजी में भी इलेक्शन होते रहे हैं सर्दियों में। यार 1970 का इलेक्शन जिसे आप बड़ा शफाफ इंतखाबात कहते हैं 7 दिसंबर 1970 को होगा जी, समझ आ गई। 97 में 97 में इलेक्शन फरवरी में हुआ था और 2008 का इलेक्शन भी फरवरी में हुआ था। तो ये कोई जवाब नहीं है, अगर जिस इलाके में सर्दी है वहां पे बंदोबस्त करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है और इंतजामिया का काम है, केयर टेकर गवर्नमेंट। यूरोप में बर्फों में इलेक्शन नहीं होते, बिल्कुल, तो वो स्प्रिंग सीजन को देखते हैं यूरोप वाले। चल ठीक है बुखारी साहब, एक आखिरी और मुख्तसर सवाल के इस वक्त अगर आप देखें तो चेयरमैन पीटीआई जो हैं उन्होंने ये भी पैगाम दिया है कि वो तमाम सियासी जमातों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जैसे आपने कहा कि पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है, क्या तहरीक इंसाफ ने कोई राब्ता किया है या इंतखाबात से पहले आपकी कोई बातचीत हो सकती है पीटीआई के साथ? देखिए जी, पीटीआई के वो एलिमेंट्स जो रियासत दुश्मनी पे बिलीव नहीं करता, जिसने रियासत दुश्मनी ना की हो, जिसने अदारों को मिलाइन न किया हो, जिसने रियासत की पॉलिसीज को ऐसे उसका परखच्चे न उड़ाए हों कि पब्लिक मीटिंग में खड़े होके तो आप फॉरेन पॉलिसीज को कंडेम करना शुरू कर दें, जो फॉरेन स्टेट्स को आप कंडेम करना शुरू कर दें, तो पीपल्स उसमें। और सेकेंडली उनके तो जो चेयरमैन है वो तो वैसे डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है, और वो भी ये सब उसके पास इलेक्शन कमीशन के पास है क्या वो जमात के चेयरमैन रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो जो सेन एलिमेंट है जो मोबे वतन है उनसे जरूर गुफ्तगू नहीं हो सकती। ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, नैयर हुसैन बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, नैयर हुसैन बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन इस वक्त जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं और जो ये दावा किया जा रहा है कि शानदार इस्तकबाल होगा और ख़ुद मियाँ साहब की वापसी का प्लान क्या होगा, उसी मामले पर हम बात करेंगे। मोहम्मद बिलाल साहब सीनियर सहाफ़ी और डॉन न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ़ हैं, उन्होंने, और हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं जो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बिलाल, हसन आपका।
हसन, आपसे शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि मियां साहब की वापसी का प्लान है क्या, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले से कबल ये कहा जा रहा था कि मियां साहब जो हैं वो इस्लामाबाद ही लैंड करेंगे, तो अभी कोई शेड्यूल में तब्दीली आई है, अभी भी आप समझते हैं कि वो प्लान जो इंटैक्ट है? देखिए, शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली आई है। जो उम्मीद पाकिस्तान की फ्लाइट थी, जिसने डिपार्चर जिसका यहाँ से रवानगी थी दुबई से टर्मिनल 2 से सुबह 8:30 बजे, वो अब आधा घंटा ताखीर के साथ यानी 9 बजे यहाँ से उसकी रवानगी होगी। लेकिन उसकी लैंडिंग जो है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ही है। अब बहुत से लोग ये क्या सराहियां भी कर रहे थे कि शायद जो है वो जहाज नूर खान एयरबेस के ऊपर लैंड करे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा चलो इस बात की भी वजाहत कर दूं। दूसरा, नवाज शरीफ साहब जो दुबई में है, वो एमरेट्स हिल का इलाका है। उनके जो सरदार साहब के बेटे अली डार की रिहाइशगाह है, वहीं पर उन्होंने रात को क्याम किया है। एक दिन ताखीर से वो सऊदी अरब से जो है वो दुबई पहुंचे हैं। आज सुबह से उनका दिन बड़ा मसरूफ रहा है। नमाज जुमा की वजह से उनको जो है वो नमाज जुमा के लिए उन्होंने जो है वो भी अदा की है। लेकिन इससे पहले और उसके बाद सीरीज ऑफ मीटिंग्स हैं, यानी जो मल्टीनेशनल कंपनी है अमारात की, उस कंपनी के 2 कंपनीज के सीईओज के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा जो अमाराती हुकाम हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें जो है वो ऑलरेडी जो है वो तय हो चुकी हैं। तो वो मुलाकातें भी हैं। और अभी मीडिया के लोग उनके लिए उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट के नाम से जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें तमाम लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि किसी तरीके से मियां साहब के साथ एक इंटरेक्शन जो है वो रखी जाए। लेकिन अभी तक कोई कमिटमेंट, कोई कंफर्मेशन इस बात की नहीं है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के इसके साथ जो ये जहाज है, इसमें 173 लोग जो है वो ऑन बोर्ड होंगे, बशमुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इसके अलावा इसमें तकरीबन 2 दर्जन के करीब सहाफी हजरात हैं और बाकी तमाम जो इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं मुस्लिम लीग नवाज के, उनके नुमाइंदगान जो मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं, वही ओहदेदारान, वो लोग इस जहाज में शामिल होंगे। पाकिस्तान से किसी मरकजी लीडर को उन्होंने आने का जो है वो इजाजत नहीं दी। वो तमाम के तमाम लोग वो पाकिस्तान में ही नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेंगे। और तमाम लोगों ने जो मरकजी क़यादत है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, उन्होंने पहुंचना है लाहौर मीनार पाकिस्तान। ठीक है बिलाल साहब, इस वक्त अगर हम देख लें तो मुस्लिम लीग नून आपने देखा होगा कि वो ये भी दावा कर रहे हैं कि माजी में जितने इस्तकबाल हुए, मोहतरमा का इस्तकबाल भी वो उसमें शामिल कर रहे हैं कि इस मरतबा मियां साहब का इस्तकबाल जो है वो तारीखी इस्तकबाल होगा। ऑन ग्राउंड आप क्या देख रहे हैं, वहां पर जो तैयारियां हो रही हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए नादिर, फील्ड तो इस वक्त बिल्कुल ओपन है नवाज शरीफ के लिए, उनकी पार्टी के लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। बल्कि यहाँ पर लाहौर इंतज़ामिया हो, लाहौर पुलिस हो, सबकी जानिब से जो इनका ये जलसा है इसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। यहाँ पर बाकायदा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो माजी में हम देखते थे कि अगर किसी बड़े जलसे की कॉल की जो दी जाती थी तो उस वक्त लोगों को मुश्किलात होती थी। यहाँ पर रास्ते बंद कर दिए जाते थे, यहाँ पर लाठी चार्ज होता था, आंसू गैस होती थी। इस वक्त ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि जिसने भी मीनार पाकिस्तान आना है वो इजीली यहाँ तक पहुँचेगा। अगर कोई मसला होगा तो ऑब्वियसली वो ट्रैफिक जैम होंगे, क्योंकि पीएमएलएन ने सिर्फ लाहौर के अपने वर्कर्स को तो कॉल दी नहीं है। यहाँ पर सिंध से, बलोचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, तो पूरे पाकिस्तान से जो है वो वर्कर्स को यहाँ लाया जा रहा है। और पीएमएलएन का उन्हें ये अपने लिए एक बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है कि इस जलसे को सक्सेसफुल जो है वो किस तरीके से मुमकिन बनाया जाए। तो ये तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल एक बड़ा क्राउड आएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल फ्री हैंड है लोगों के लिए, किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है। लाहौर के अंदर भी जो पार्टी के जो यहाँ पर जो सेकंड टीयर थी उसकी जो है काफ़ी एफर्ट हमने देखी कि उन्होंने यहाँ काफ़ी कोशिश की है कि मैक्सिमम लोगों को लाहौर के अंदर से यहाँ लाया जाए। फिर जिस तरह के दीगर शहरों से भी लोगों ने आना है, ऑलरेडी काफिले चल चुके हैं। हमने देखा कि सिंध से बाकायदा जो है वो खुसूसी ट्रेन भी जो है वो यहाँ पर आ रही है जो कल यहाँ पहुंचेगी। तो इस तरह लोगों का बड़ा क्राउड जो है वो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मीनार पाकिस्तान पर। और लेकिन बिलाल इसका मतलब है कि जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी बुखारी साहब भी साथ थे तो वो ये भी दावा कर रहे थे कि शायद जो निगरान हुकूमत है वो फैसिलिटेट कर रही है नून लीग को। तो आपको इसका मतलब है कि जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप समझते हैं कि वो किसी हद तक दुरुस्त हैं? देखें, अगर दीगर पार्टियों की बात की जाए तो यहीं पे लिबर्टी में जो है पीटीआई ने जलसा करने के लिए एक दरख्वास्त दी थी, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी के जलसा करने की ख्वाहिश थी, उन्हें उस तरह इजाज़त नहीं मिली। पीएमएलएन की जानिब से जैसे ही दरख्वास्त दी गई
उन्हें इजाज़त भी मिली, अब उन्हें बाकायदा फैसिलिटेट किया जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ पे खुद जो पुलिस के यहाँ पर जो अहम जो इस वक्त ऑफिसर्स हैं वो विजिट कर रहे हैं जाके कि जहाँ पर जलसा होना है। इसके साथ साथ ये भी ज़रूर बताया जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट होगी, सिक्योरिटी थ्रेट भी है ऑलरेडी, क्योंकि वैसे भी हमारे मुल्क में एक टेररिज्म का फैक्टर हर वक्त रहता है, तो उसकी वजह से भी सिक्योरिटी बीफ अप की जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि किसी किस्म की रुकावट जो है वो PMLN के रास्ते में यहाँ क्रिएट नहीं की जा रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो हसन, ये जो आप तो दुबई में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट के फैसले के अलावा भी जो मुख्तलिफ जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी, ANP, JUI ये शामिल है, वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब की वापसी जो है वो एक प्री प्लान्ड है, एक समझौता। स्पीकर कौमी असम्बली ने ये कहा है कि उनकी वापसी जो है एक समझौते के तहत है। अब बतौर सीनियर सहाफ़ी आप क्या देख रहे हैं, उनकी वापसी आप समझते हैं कि वाकई कोई समझौता है, मैच फिक्स्ड है? पंजाब में अगर हम बात करें जैसे जलसे के हवाले से बिलाल साहब ने बताया। देखिए नादिर, अब एक बड़ी बात ऑब्वियस है, यानी अदालत के से एक बंदा उसने जो है वो मफरूर है, अदालत से फरार इख्तियार की हुई है, वो अदालत के दायरा इख्तियार से दूर जा चुका है, वो एक्यूज है, वो अदालत को और कानून को मतलूब है, और उसका मामला जो है वो अदालत में उसकी अपील पेंडिंग है। वो अगर अदालत के दायरा इख्तियार में आना चाहे तो कौन सी अदालत उसको इनकार करती है? यानी अगर एक आदमी, मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, एक आदमी उसने मर्डर किया हुआ है, वो मर्डर भी किया हुआ है, तो उसको भी हिफाजती जमानत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मिलती है। तो ये जो सियासी बयानात हैं, इनकी लीगल स्टैंडिंग जो है वो मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर, ये सिफर है। और जो वकला ये बातें कर रहे हैं वो भी उनकी जो है वो प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है। क्योंकि देखें, बात बड़ी ऑब्वियस है कि माजी में कहते हैं को नजीर बता दे तो आफ्ताब शेरपाव वाला मामला, परवेज मुशर्रफ दौर को जो है उनको जो है दुनिया से जो है वो गए हुए भी कई साल गुजर चुके हैं। उससे पहले का जब वो इक़्तिदार में थे, गालिबन 2003 का ये फैसला है, तो 2003 या 2002 में जो है वो आफ्ताब शेरपाव साहब आए थे, वो कन्विक्ट थे और उनको अदालत ने हिफाजती जमानत दी थी। तो ऐसी बातें नहीं है। यानी अगर सहूलतकारी जो चेयरमैन तहरीके इंसाफ को मिलती रही है, अगर उसका और इसका तकाबली जायजा लिया जाए तो ये जमीन और आसमान का फर्क है। ये तो एक आदमी को मुरवजा कानून या एक नजीर के मुताबिक कोई रिलीफ मिलना था, वो मिल गया है। हाँ, वो माजी के तरीके से वो रिलीफ जो चेयरमैन तहरीके इंसाफ को मिलते थे और बाकियों को वो नहीं मिलते थे, अब वो चीज खत्म हो चुकी है। अब इनको जो कानून के मुताबिक रिलीफ बनता था वो मिल गया। एक और चीज आपको बताऊं मैं, इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो पाकिस्तान किसके साथ डील करके आएंगे? आप क्वेश्चन ये है, क्या वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करके आ रहे हैं या वो अदालतों से डील करके आ रहे हैं? अगर एक मिनट के लिए बात ये कर भी ली जाए कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट से डील हो चुकी है, तो क्या अदालतें ऑन बोर्ड है एस्टैब्लिशमेंट के साथ? सवाल तो ये भी है। ये रिलीफ तो उनको मिला इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिलने वाले रिलीफ को अगर वो डील की है, तो क्या वो उन्होंने इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस है उनके साथ डील की है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सेंस मेक नहीं करती। तो ये वो इतराजात हैं, ये वो बयानात हैं कि उनको मतलब वो ये तो उन्होंने करने ही करने हैं, क्योंकि अपने आप को अच्छा जाहिर करना है और अपने जो सियासी हरीफ है, वो इंतखाबात आने वाले हैं, तो उन्होंने जो है उसको जो है कंडेम करना है। तो ये सिर्फ कंडेम जो है वो किया जा रहा है, तनकीद बराए तनकीद है। जी ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम बिलाल साहब और हसन साहब से यहीं से गुफ्तगू जारी रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बिलाल, इस वक्त अगर हम देखें तो पंजाब में हमने देखा कि हसन मुर्तज़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फैसल करीम कुंडी साहब का बयान भी आया। आपको याद होगा कि ये इत्तेहादी रहे मुस्लिम लीग नून के और ये भी दावा करते रहे कि मतलब बहुत से मुश्किल फैसले थे मुस्लिम लीग नून के जिनको पीपल्स पार्टी ने ना चाहते हुए भी सपोर्ट किया। तो आने वाले दिनों में आप इन दोनों जमातों के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ते हुए देख रहे हैं या आपको ये मामला क्या लग रहा है? देखें नादिर, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनके जो अलायंस थी, इनका जो इत्तेहाद था, वो तो हमेशा से इसको गैर फितरी इत्तेहाद कहा जाता था, क्योंकि PTI से कबल तो PMLN और PTI ही, और पीपल्स पार्टी और PMLN ही दो जो ऐसी पार्टी थी जो सियासी मुखालिफ थी आपस में, और इन्हीं के माबैन हमने देखा कि जब भी एक की गवर्नमेंट जाती थी तो दूसरी की गवर्नमेंट बन जाती थी। एक इक़्तिदार में होता था तो दूसरा हिज़्ब इख्तिलाफ में। तो इस वक्त PTI जो थी वो थर्ड फोर्स के तौर पर हमने देखी थी, 2018 के इलेक्शन में सामने आई थी,
और इस वक्त भी जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट जैसे ही खत्म हुई है तो हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और इसी तरह पीएमएलएन की जानिब से पीपल्स पार्टी के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर तनकीद का सिलसिला जारी है। तो ये सिलसिला क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी सियासी जो है वो अपनी साख है, आइडेंटिटी है, तो उसको भी बरकरार रखने के लिए ये तमाम जो बयानात हैं इसका सिलसिला तो जारी रहेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं जरूर कि पीएमएलएन जिस तरह से अब उसको काफी फैसिलिटेशन मिल रही है, जिस तरह की उसको जो है वो सहूलियात इस वक्त मिल रही हैं, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, या दीगर पार्टीज हो, उनको इख्तलाफ जरूर इस वक्त हैं। लेकिन बिलाल, यहीं पंजाब में, लाहौर में हमने देखा कि जरदारी साहब ने चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात भी की। अब उसमें भी ये खबरें आई कि शायद चौधरी शुजात साहब जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि उनकी मुस्लिम लीग नून से बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी जो है उनका तो ये टारगेट है कि जो आने वाले इलेक्शन है इसमें कम अज कम वो जो जनूबी पंजाब है उसको सिक्योर करें, उनके वहाँ पे पार्टी जो है वहाँ से कुछ सीटें जीते। उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि सेंट्रल पंजाब में भी पीपल्स पार्टी ऐसी कोई एडजस्टमेंट्स कर ले, सीट एडजस्टमेंट्स, कि वो पंजाब में उनकी एक अच्छी से हो सके, ताकि फिर जब नेशनल गवर्नमेंट बनती है तो वो उसमें भी उनकी पार्टी जो बारगेन पोजीशन में है उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाए। तो उनकी कोशिश तो है। आसिफ जरदारी ने यहाँ मुलाकातें की हैं, खुद इस्लामाबाद में फजलुर रहमान से भी उनकी 2 दिन पहले मुलाकात हुई है। तो ये तमाम जो पॉलिटिकल जो इस वक्त मैनूवरिंग्स हैं वो तो जारी हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या पीएमएलएन के लिए पीपल्स पार्टी थ्रेट साबित होती है कि नहीं। पंजाब में अभी पीपल्स पार्टी इतना थ्रेटनिंग हमें लग नहीं रही कि पीएमएलएन के लिए वो इतनी होगी। पीटीआई जरूर अपनी जगह पे वो एक थ्रेटनिंग जो है फैक्टर है, इसके साथ साथ जो दीगर जमातें होती हैं वो भी, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर हम इकलौती बात करें तो वो एज सच इतना बड़ा थ्रेट पीएमएलएन उसको फील नहीं करती। लेकिन जो साउथ पंजाब से लोग आने थे जो पीपल्स पार्टी में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार करना थी, वो भी तो सिलसिला रुक गया है ना। देखिए नादिर, अब जब इलेक्शन का माहौल बनेगा ना, अभी तो देखिए जनवरी में इलेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है। यहाँ भी अभी ये भी बातें हो रही है कि शायद जनवरी में भी ना हो सके, बर्फबारी और दीगर फैक्टर्स आ जाएं और उसके बाद ये फरवरी तक चला जाए। तो एक बार जैसे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सीरियस स्टेप्स लिए जाएंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो सियासी हम देखेंगे कि जो सेटअप है इसमें हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करती हुई नजर आएंगी। ठीक है हसन, ये अगर हम यहाँ पर ये एक चीज़ देख लें कि मियाँ साहब जितना अरसा बाहर रहे पंजाब में, मुस्लिम लीग नून को आप समझते हैं कि नुकसान तो हुआ होगा, एक गैप तो है। आप समझते हैं कि उनकी वापसी पे मियाँ साहब को कोई सियासी तौर पर मुश्किलात पेश आएंगी, या जो एक ये बात की जा रही है कि मियाँ साहब अगर इतने अरसे के बाद वापस आ रहे हैं तो उनका नैरेटिव क्या होगा, वो आवाम के सामने कौन सी चीज़ें रखेंगे? तो आप क्या देख रहे हैं कि मियाँ साहब की वापसी, क्या वो जो नुकसान अगर हुआ भी है सियासी तौर पर तो उसको कवर कर सकेंगे, या आप नैरेटिव क्या देख रहे हैं मियाँ साहब की वापसी पर? देखिए नादिर, सबसे बड़ा चैलेंज ही जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए यही है कि जो उनका अपना वोटर उनसे दूर हो चुका है, उन्होंने उसके साथ दोबारा कनेक्ट करना है। अब जो नैरेटिव देना है वो तो यकीनी तौर पर उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के जो इश्तिहारात हैं उनको ही देख लें। अब वो क्या चीज लेकर आते हैं, वो क्या अवाम को जो है वो अपना रोड मैप देते हैं, ये तो अब उसका इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब से मेरी बात हुई थी, तो इरफान सिद्दीकी साहब से मैंने पूछा कि आपने तकरीर लिखी है, उन्होंने कहा जी मैंने यकीनन चंद पॉइंट जरूर जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को तकरीर के दिए हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ेंगे। वो जलसे में जो खिताब करेंगे वो पेपर लेस जो है वो उनका खिताब होगा। इसलिए यानी वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या बोलना है मौके की मुनासबत से और लोगों को देखकर उनके क्या जज्बात होते हैं, तो उन्होंने इस बात पर बात को कुछ गौर करने की कोशिश की, लेकिन चंद बातें जो है वो यकीनी तौर के ऊपर वो करेंगे। और जो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, यानी अब लोग समझ रहे थे ना कि शायद वो शहबाज साहब जो है वो दौड़े दौड़े गए यहाँ से, तो वो फिर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम दिया। ये बात जो है ना इसकी नफी उम्मीद है कि कल के जलसे में हो जाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी जो लंदन गए थे वो किसी गल्फ कंट्री के जो है वो कोई आला शख्सियत से मुलाकात थी नवाज शरीफ साहब की, जिसमें वो भी शरीक होना चाहते थे। तो बुनियादी मकसद ये शरीक होना चाहते थे। लेकिन बिलाल यहाँ पर हम देखें तो जब शहबाज शरीफ साहब गए थे लंदन और वहां पर मुलाकात की थी नवाज शरीफ साहब के साथ, तो उसके बाद कहा गया कि शायद नैरेटिव तब्दील हो गया है। अब मियाँ साहब की वापसी के बाद आप क्या देख रहे हैं? क्या वही एग्रेसिव पॉलिटिक्स होगी मियाँ साहब की, या आप समझते हैं कि वाकई ये खबरें दुरुस्त हैं, या आपको ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है कि वाकई नून लीग जो है उस नैरेटिव से पीछे चली गई है?
देखिए नादिर, ये सब चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी जब कल नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर अपनी तकरीर करेंगे। उसमें ये तमाम चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। जिस तरह का उनका पहला स्टांस था एहतसाब का कि जिन्होंने उनके साथ तमाम उन्हें जो है पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाया, उनकी गवर्नमेंट को जिस तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, तो वो जिस तरह से एहतसाब का अपना एक बयानिया लेकर चल रहे थे, वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर चल रहे थे। आपने देखा कि जब कुछ लोग अभी लंदन में मिल के आए, उनमें खुद जावेद लतीफ़ हैं, जब उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने देखा कि उनकी टोन में हमें तब्दीली नज़र आई। तो उससे ये सिग्नल ज़रूर मिला कि शायद शहबाज शरीफ जब गए, मरियम नवाज से भी मुलाकातें हुई लंदन में नवाज शरीफ की, तो ये जो चीज़ें थी, इसके बाद हमने देखा कि थोड़ा बहुत उनकी टोन में जो है वो फ़र्क आया है नवाज शरीफ के। तो अब देखना ये है कि कल क्या वो अपने वोट को इज्जत दो के बयानिए पे, एहतसाब के बयानिए पे, ये तमाम चीज़ों पे फोकस रखते हैं या फिर इस हवाले से नवाज शरीफ खामोशी इख्तियार करते हैं। ठीक है बिलाल, आपका, हसन, आप दोनों का। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि पहले भी पीपल्स पार्टी JUI जो ANP है वो भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो उनका नैरेटिव क्या होगा और वो किन इशूज़ पर बात करेंगे, आवाम के सामने वो कौन सी चीज़ें रखेंगे। और मियाँ साहब की जो फ़्लाइट है वो कल के हवाले से बताया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद ही लैंड करेंगे और उसके बाद वो लाहौर पहुँचेंगे, जहाँ उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर खिताब करना है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।